गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। सभी तक एक बार कंफर्म करेंगे। चलिए, सारी चीज़ें कंफर्म है, एक बार बताइएगा। शिवम चौधरी तो भेज दो, फिर बनाए तो व्हाट्सएप पे 88 वाला जो है ना, 8840286735 वाला, उसी में भेज दो। चलो, तो स्टार्ट किया जाए। सर थोड़े हल्के सवाल भी करा दीजिए भैया, हल्के। कोई ज़्यादा बहुत टफ सवाल थोड़ी ना। पहला सवाल करो जल्दी से सभी लोग। चलो। और क्लास थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लास जैसे आज फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, लगातार चारों दिन क्लास, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, लगातार 5 दिन क्लास होगी आपकी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। एक बार फेस रिवील प्लीज़, सिलेक्शन ले लो, फिर फेस रिवील ही है। अच्छा आरिक, तो कल है ना क्लास? हाँ कल है, मैंने बताया ना ट्यूसडे तक क्लास है आपकी। कल कौन सा टॉपिक रहेगा? कल से स्टार्ट है आपका ज्योग्राफी। ठीक है, कल से वी आर स्टार्टिंग ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी करना है। और कुछ और भी अभी मैं प्लान कर रहा हूँ, तो वो मैं आपको बताऊँगा क्या है, कैसे क्या है। ठीक है, वो जैसे कि 3 दिन जैसे अभी क्लास होती है, तो वो 4 दिन तो रहेगी एटलीस्ट। 3 दिन जैसे हम थ्योरी वाली करेंगे, मतलब सब्जेक्ट वाली, और एक दिन थोड़े जो अनकन्वेंशनल टाइप क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन रहा है आपके सामने, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन है ये। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर्स। कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। पहला, सॉरी मैंने हिंदी में दिखाया नहीं, हिंदी में देख लीजिए। हाँ जी, कर लिया सभी ने। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत होगा। चलो, तो पहला वाला तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कहीं पे भी क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है। पहला वाला एलिमिनेट करना है, सीधे इसी तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है एलिमिनेट करते करते। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर से 6 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। जो भी पहले होगा वो यहाँ पे मान्य होगा। ओके, सो सही है ये। द रिमूवल प्रोसीजर फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज सेम एज दैट फॉर अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सही है। कैसे हटता है? जैसे कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हटता है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैसे हटता है? तो जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, उसमें पूरा मैंशनड है ना। अगर आपको याद हो, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में इनका रिमूवल का रेजोल्यूशन स्टार्ट हो सकता है, जिसमें कि अगर लोकसभा में लाना है तो 100 मेंबर्स का पहले अप्रूवल चाहिए, और राज्यसभा में अगर लाना इनिशिएट करने के लिए तो 50 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए इनिशिएट करने के लिए।
एक बार इनिशिएट हो गया किसी भी हाउस में, तो जिस भी हाउस में इनिशिएट हुआ है वहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और फिर दूसरे हाउस में जाएगा वहाँ पे भी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। अगर ये पास हो जाता है, होता इसके बीच में भी एक स्टेप होती है वैसे, इनिशिएट कर किया जाता है, देन प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो उस हाउस का होता है वो क्या करता है, 3 मेंबर्स की एक इंक्वायरी कमेटी बिठाता है ये चेक करने के लिए कि जो चार्जेस लगाए गए हैं वो सही हैं भी या नहीं है। ज़रा बताइए किन ग्राउंड्स में हटाया जाता है, किन ग्राउंड्स में जजेस को हटाया जाता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो। तो पहला वाला स्टेटमेंट गया, दूसरे वाले की अगर बात करें सही है, तीसरे वाले की बात करें द रिमूवल प्रोसीजर फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज सेम एज दैट फॉर अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सिंपल, सही है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, ठीक है, जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इनके बारे में ये ध्यान रखना कि इनका रिमूवल सेम एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं होता है। किस तरीके से होता है इलेक्शन कमिश्नर्स का रिमूवल? तो इलेक्शन कमिश्नर्स का जो रिमूवल होता है वो प्रेसिडेंट ही करेगा, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी करता है प्रेसिडेंट, लेकिन कोई पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन वगैरह पास नहीं होगा। प्रेसिडेंट सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछेगा, और अगर उसने बोला है तो, और अगर प्रेसिडेंट को ठीक लगता है तभी इलेक्शन कमिश्नर्स हटते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अलग है, इलेक्शन कमिश्नर्स का अलग है। ECI is concerned with the election of parliament, state legislature, local bodies like पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़। गलत है, बिकॉज जो पंचायत और नगर पालिका के चुनाव है वो कौन करवाता है? स्टेट का इलेक्शन कमीशन करवाता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो चौथा वाला भी गलत हो गया, उत्तर आपका B, 2 एंड 3 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे तो पार्ट नंबर 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 324 से 329 के बीच में इसके बारे में दिया हुआ है। अब सारे आर्टिकल्स आपको थोड़े बहुत याद होने चाहिए, अगर आप रिवाइज करके आए तो आपको याद होंगे। जैसे 324 की अगर बात करेंगे तो इसमें वही लिखा है कि सुप्रिटेंडेंस एंड डायरेक्शन एंड कंट्रोल है ऑफ इलेक्शन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के चुनाव कराने का काम देश के चुनाव आयोग का होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन एंड सुप्रिटेंडेंस ऑफ सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस। 325 में अगर बात करेंगे तो इसमें यह है कि नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन ऑर्डर टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल, मतलब कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, इस बेसिस पे किसी का एलिमिनेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, फ्रॉम द इलेक्टोरल लिस्ट, ये चीज़ ध्यान रखनी है। देन अगर 326 की अगर बात करेंगे तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो लोकसभा के, दैट इज़ हाउस ऑफ पीपल, और विधानसभा के जो चुनाव हैं वो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के बेसिस पे होंगे, मतलब हर एक 18+ अडल्ट वोट कर सकता है। वहीं 327 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट की पावर है कि वो इलेक्शन जो लोकसभा राज्यसभा उसको लेके कानून बना सकती है। देन 328 में लिखा हुआ है कि जो स्टेट का पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर का पावर है कि वो अपने स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन को लेके कोई भी कानून बना सकती है। और 329 में ये लिखा हुआ है कि जो कोर्ट हैं वो इलेक्टोरल उसमें मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। ऑलराइट, अगला सवाल करिए ज़रा। ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। सर क्या यूपीएससी करंट अफेयर से सीजल हो सकता है? कैसा बेहुदा टाइप सवाल पूछ रहा हूँ। क्या यूपीएससी करंट अफेयर सीजल हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? यूपीएससी करंट अफेयर पढ़ लोगे तो सीजल क्रैक हो जाएगा। यस, प्रूव्ड मिस बिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, सही है। अगर आप उसका पूछ रहे हैं कि क्या यूपीएससी करंट अफेयर पढ़ के एसएससी करंट अफेयर हो जाएंगे, तो अब वैसा करंट अफेयर तो करंट अफेयर ही रहेगा ना। लेकिन ये सोच रहा हूँ नहीं यूपीएससी करंट अफेयर पढ़ लेंगे तो पूरी जीके हो जाएगी, मूर्खता है। ठीक है, CAG is known as the guardian of the public purse and most important officer of the constitution as mentioned by the Ambedkar ji. Yes, he is the guardian of the public purse. क्योंकि पब्लिक का पर्स क्या है? ये है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक, आर्टिकल नंबर 266, जहाँ टैक्स वैक्स का सब पैसा आता है तो उसको, ठीक है, तो वो उसको पूरा सब कुछ ऑडिटिंग वगैरह करना वो कैग का काम होता है।
कैग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलिंग एंड मेंटेनिंग द अकाउंट्स ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैग का काम होता है सेंटर और स्टेट दोनों के अकाउंटों को ऑडिट करना, कंपाइल और मेंटेन करना भी काम हुआ करता था 1976 तक, लेकिन इंदिरा गांधी के टाइम पे 42nd अमेंडमेंट करके बोल दिया इंदिरा जी ने कि हमारा छोड़ दो, स्टेट का ही करो बस, हमारा हम अलग से कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट से करवाएंगे अब। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक। गाइड एंड फिलोसोफर ऑफ गाइड एंड फिलोसोफर ऑफ कौन सी कमेटी का बोलते हैं कैग को? किस कमेटी का गाइड एंड फिलोसोफर होता है? ये एक सिंगल मेंबर्ड बॉडी होती है। सिंगल मेंबर्ड बॉडी का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो एक मल्टी मेंबर्ड बॉडी है, क्योंकि उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। और बताइए कब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मल्टी मेंबर्ड बॉडी बना? सिंगल मेंबर्ड है। आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151, अनुच्छेद नंबर 148 से लेकर 151 के बीच में कैग के बारे में दिया हुआ है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, लोक लेखा समिति, 22 मेंबर, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के हिसाब से बनी थी 1921 में। और ये कौन से चैप्टर में है? तो पार्ट नंबर 5 के चैप्टर नंबर 5 में दिया हुआ है कैग के बारे में। अभी करंट में कैग कौन है ये आपको कमेंट में बताना है, जिसमें 148 में उसके अपॉइंटमेंट के बारे में दिया हुआ है, 149 में उसके ड्यूटीज़ के बारे में दिया हुआ है, 150 में उसके फॉर्म ऑफ अकाउंट के बारे में दिया हुआ है, और 151 में क्या दिया हुआ है? उसकी रिपोर्ट के बारे में दिया हुआ है, उसकी रिकमेंडेशन जो देता है प्रेसिडेंट को, जो कि बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं होती है प्रेसिडेंट पे। जनरली आपसे जब भी कोई एडवाइस बोले कि एडवाइस ये बाइंडिंग है, ऐसा है वैसा है, तो बोल दो नहीं बाइंडिंग है। अगर तुम्हें पता तो ठीक है, नहीं तो कंसिडर इट एज कि वो बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, गिरीश मुर्मू है, अच्छा, आर वेंकट रमनी है। होश में हो तुम लोग? क्यों होश में हो कि नहीं हो? और सब मेंस की प्रिपरेशन ही कर रहे हो यहाँ पे कि इधर उधर के भी हो? क्यों बता सकते हो? बिल्कुल, वैशाली सही है, आदित्य शर्मा सही है, जशनदीप सही है, के संजय मूर्ति हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू बहुत पहले थे। ठीक है, के संजय मूर्ति, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज was offered by which of the following constitutional amendment acts and under which part of the constitution? तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का was conferred by which of the following constitutional amendment acts? बताइए। तो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, अब लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज। सर ये हिंदी में देख लीजिए, मैं बार बार भूल जाता हूँ। तो लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज यानी भाषा। अब भाषा किस पार्ट में दी हुई है? पार्ट नंबर 17 में, तो गलत। ठीक, 7th अमेंडमेंट 1956, ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल नंबर 350 बी, अनुच्छेद 320, सॉरी 320 के निकल रहा, 350 खा, विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये स्टेटमेंट्स है और आपको विचार करके उत्तर भी देना है, सिर्फ विचार ही नहीं करना है। हिंदी वाले पॉज करके देख सकते हैं। इट इज़ अ क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी दैट होल्ड्स द समनिंग पावर ऑफ सिविल कोर्ट। बिल्कुल, अगर आप रिवाइज करके आए होंगे तो आपको पता होगा फाइनेंस कमीशन एक क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी है। क्वाज़ाई जुडिशियल का मतलब होता है आधा अधूरा जुडिशियल, मतलब उसके पास कुछ तो जुडिशियल पावर्स हैं। तो पहला वाला बिल्कुल सही होगा। ऑल मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ये भी सही है, यानी कि वो दोबारा अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल हैं। रिकमेंडेशंस मेड बाय द कमीशंस टू द प्रेसिडेंट आर बाइंडिंग ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, नो। अभी बताया कि बाइंडिंग कभी भी बोल दे तो ना ही लगाना, अगर यह है कि नहीं तुम श्योर हो कि नहीं, तो बाइंडिंग होती होती है। चेयरमैन मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स वाइल द
members must possess scientific knowledge in finance, accounts or economics. Chairman must have experience in public affairs. Public affairs में चेयरमैन का नॉलेज होना चाहिए और बाकियों का फाइनेंस, अकाउंट और इकोनॉमिक्स में. सही है. आंसर 1, 2 एंड 4 हो जाएगा. ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर. अभी अगर बात करें तो 16th फाइनेंस कमीशन है जिसमें कि अरविंद पनगड़िया चेयरमैन है. ठीक है, आपको पता होना चाहिए अरविंद पनगड़िया इज द चेयरमैन. ठीक है, अरविंद पनगड़िया जो हैं वो चेयरमैन हैं. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. और बाकी अगर मेंबर्स की बात करी जाए तो और कौन कौन है, क्यों, तो मेंबर्स में अगर बात करेंगे तो इसमें आ जाएंगे एनी मैथ्यू जॉर्ज, अजय नारायण झा, ठीक है, मनोज पांडा और सौम्य कांति घोष. ओके एंड ठीक है सौम्य कांति घोष और ऋत्विक राजन पांडे जो हैं वो सेक्रेटरी हैं. ठीक है, तो ऐसे याद करना, पांडे जी जो हैं वो सेक्रेटरी हैं. तो इसमें 1+4 का कॉम्पोजिशन होता है फाइनेंस कमीशन में. एक चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स रहेंगे और दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. ठीक है, वित्त आयोग. लेकिन इनकी जो ड्यूटी है ना वो आर्टिकल 281 में है. मतलब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. इसके बारे में आर्टिकल नंबर 280 में लिखा हुआ है जो हर 5 साल के लिए बनाई जाती है बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा. लेकिन इसके जो ड्यूटीज़ हैं वो आर्टिकल नंबर 281 में लिखा हुआ है. Which of the following is the same for both the chairman and members of the UPSC and a state PCS? स्टेट PSC और जो UPSC है, तुम लोगों ने वो वीडियो हिंदी में तुम लोगों ने वीडियो देखा है जिसमें एक वो पत्रकार जो है वो UPSC और UPPCS के बीच में डिफरेंस समझा रहा होता है एक बूढ़े आदमी को, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं होता है कि दोनों में कोई डिफरेंस है भी. चलो भाई, तो खैर क्या सेम है, तो टर्म ऑफ ऑफिस UPSC में 665 होता है, स्टेट PSS में 662 होता है. अथॉरिटी दैट अपॉइंट्स देम, नो, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है UPSC के केस में और गवर्नर अपॉइंट करता है स्टेट PSC के केस में. अथॉरिटी दैट रिमूव्स देम, दिस इज करेक्ट. अपॉइंट भले गवर्नर करता हो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन वगैरह हैं, लेकिन रिमूव उनको प्रेसिडेंट ही करेगा. ध्यान रखना, रिमूवल प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, प्रेसिडेंट करता है. लेकिन ध्यान रखना अगर उनको मिस बिहेवियर के ग्राउंड में रिमूव किया जाता है तो ऐसे केस में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र करना होता है. और अब सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे कि उसको रिमूव ही करना है. जैसे कि मैं आपको कई चीज़ बताता हूँ कि बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन ये काइंड ऑफ बाइंडिंग एक छोटी सी एक चीज़ है. जैसे आर्टिकल 143 हम पढ़ते हैं, हम पढ़ के आए थे एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, जिसमें कि 2 मैटर, प्री कॉन्स्टिट्यूशन मैटर और मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पॉर्टेंस. अगर ये दोनों मैटर में एडवाइस देता है सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को तो वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती प्रेसिडेंट पे, है ना. कमेंट बताओ किस मैटर में एडवाइस देना मैंडेटरी होता है सुप्रीम कोर्ट के लिए, प्री कॉन्स्टिट्यूशन मैटर में या फिर अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. पब्लिक सर्विस कमीशन इन जनरल की अगर बात करें तो चाहे वो UPSC हो चाहे स्टेट PSC हो, ये पार्ट नंबर 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है. 14 में क्या दिया हुआ है बताइए. और आर्टिकल नंबर 315 से लेके 323 के बीच में दिया हुआ है. अब अगर हम आर्टिकल्स को थोड़ा सा खंगालें हैं तो उसमें से 315 तो इनके ऑफिस के इस्टेब्लिशमेंट की बात करेगा, 316 इनके अपॉइंटमेंट और टर्म्स की बात करता है, इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा और इनकी जो टर्म ऑफ ऑफिस होती है वो सब कितनी होगी. देन 317 की अगर बात करें 317 की, तो किस किस कंडीशन में किसी का रिमूवल या सस्पेंशन हो सकता है वो यहाँ पे दिया हुआ है. ऑलराइट. देन 318 में कंडीशन ऑफ सर्विस दी हुई है, कंडीशन ऑफ सर्विस दी हुई है. ऑलराइट, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. देन 319 में
319 इम्पॉर्टेंट नहीं है, 320 भी इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, 321 भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, 322 इसमें जो है एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, बस इतना ध्यान रखना, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। 3-4 याद नहीं भी करोगे चलेगा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है भी नहीं, से पूछेगा भी नहीं क्वेश्चन आपसे, ठीक है। 323 की अगर बात करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि अपने रिपोर्ट्स किसको प्रेजेंट करता है, तो रिपोर्ट सेंटर से एसोसिएटेड है यूपीएससी तो प्रेसिडेंट, और स्टेट से एसोसिएटेड है तो गवर्नर को जाएगी। असर्शन रीज़न करिए क्वेश्चन नंबर 6 ये हिंदी में। सही है सभी का। चलो, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये पहले एक स्टैट्यूटरी बॉडी था, सही है, बाद में 102 अमेंडमेंट से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है, ठीक है। और किस आर्टिकल में अगर आप बताना चाहें तो आर्टिकल नंबर 338B में है, अनुच्छेद 338 खा में। जीएसटी काउंसिल विच इज अ जॉइंट फोरम ऑफ द सेंटर and the states was inserted into the constitution by which article and constitutional amendment act, किस आर्टिकल और किस एक्ट से इसको इंसर्ट किया गया था। कितनी बार तुम लोगों को समझाता हूँ कि फालतू कमेंट मत किया करो। देखो निखिल जी लिख रहे हैं, अब क्या ही हम बोलें, उल्ले उल्ले लिख रहे हैं, मतलब कितनी बार बताएं भाई, बस एक बटन है वो लाल लाल होता है उसको दबा देंगे। अब दबाते पता है किस लिए नहीं है, क्योंकि तुम हमारी टीम का दिमाग खाओगे जाके, इसलिए नहीं दबाते हैं कि दबा देंगे फिर रोते गाते फिरोगे कि गलती हो गई थी सर हमसे, हमने वो कर दिया था इसलिए परमार सर ने ब्लॉक कर दिया, प्लीज़ रिमूव कर दो। फिर वो हमसे पूछेंगे कि सर ऐसा ऐसा है। इस सिर दर्दी कैसे नहीं करते हैं, बस यही कारण है, बस ठीक है, अपनी सिर दर्दी की वजह से। नहीं ये अगर वो हो तो बताओ निखिल। अब बोल रहा है कि मेंस का डेट बताइए, बेटा पहले नाच गा लो फिर मेंस का डेट वो करते हैं, और एक बार और लिख के दिखा दो फिर मज़ा देते हैं तुमको। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल 279A। और ये आखिरी बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अगर किसी ने आगे से कुछ ऐसा कमेंट किया फालतू का, क्योंकि इससे जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं, जो कि 99% ऑफ सीरियस स्टूडेंट हैं, वो पढ़ रहे हैं शांति से, ठीक है, वो 1-2 आते हैं उसकी वजह से उनका टाइम ख़राब होता है, ठीक है, और दिमाग मेरा फिर जाता है तो फिर मैं सीधा वो दबा दूंगा बटन, ठीक है, वो मत सोचना। हाँ बेटा सॉरी वारी मत लिखो, ध्यान रखना इस बात का आगे से। तो आर्टिकल नंबर 279, तो जीएसटी काउंसिल की अगर बात करेंगे तो एक जॉइंट फोरम है, और आर्टिकल नंबर 279 101 अमेंडमेंट है ये, ठीक है, जिससे जीएसटी काउंसिल को सेटअप किया गया था, जिसका चेयरमैन कौन होता है, जिसका चेयरमैन होता है जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वही जैसे अभी निर्मला सीतारमण जी है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफ्रेंशिएट द एजी, मतलब अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल, ये इंग्लिश में और ये हिंदी में करिए। मेंबर्स की अगर बात करें तो देखो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर तो चेयरपर्सन होता है, और जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, मिनिस्टर ऑफ जो स्टेट होता है, समझते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही होता है एक, जो असिस्ट करता है फाइनेंस मिनिस्टर को, तो वो होगा। और जितने भी स्टेट हैं उन सब के फाइनेंस मिनिस्टर अपने अपने होंगे। और जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का जो चेयरपर्सन होता है वो परमानेंट इन्वाइटी होता है इसका, ठीक है। चलो, तो अटॉर्नी जनरल्स टर्म ऑफ ऑफिस इज स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन वाइल द, गलत है, अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट के प्लेजर तक सर्व करता है, ठीक है, और एडवोकेट जनरल गवर्नर के प्लेजर तक सर्व करता है। तो पहला वाला गलत हो गया। बोथ हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग, यस ट्रू, ठीक है, वो प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं अटॉर्नी जनरल के रिस्पेक्ट में बात करूं तो आर्टिकल नंबर 88 हो जाएगा, जो इसको दोनों हाउसेज में प्रोसीडिंग में हिस्सा लेने के लिए वो करता है, ठीक है, इसको पावर देता है, और वोट नहीं कर सकता है, क्योंकि वोट आप उसी हाउस में कर सकते हो जिसके आप मेंबर होते हो। जैसे कि लोकसभा का मेंबर लोकसभा में ही वोट कर सकता है,
बोल वो राज्यसभा में भी जा सकता है, जाके हिस्सा ले सकता है, लेकिन वोट अपने हाउस में। ये क्योंकि किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता तो किसी भी हाउस में वोट नहीं करेगा। आप कमेंट में ये बताओ कि अगर 88 इसके रिस्पेक्ट में है तो इसके रिस्पेक्ट में कौन सा आर्टिकल होगा। बोथ कैन बी रिमूव्ड बाई प्रेसिडेंट, नो। रिमूव्ड बाई प्रेसिडेंट, रिमूव्ड बाई गवर्नर। सैलरी ऑफ एजी सेम, नो। ठीक है, तो सिंपल जो एजी को लेके जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह अगर सैलरी है तो एडवोकेट जनरल की हाई कोर्ट के जज की तरह सैलरी होगी। ठीक है, आपको क्या कर देना था, 89 ऐड कर देना था, 9 8 17, 8 8 16 1 17, 177 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल 89 ऐड करना होता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं जो इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यस, स्नेह, नर्मदा, आकार्षा, सही है सभी का। चित्रांशी जी भी क्वेश्चन आ रहा है एनएचआरसी का, तो उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हाँ जी, तो अटॉर्नी जनरल की अगर बात करेंगे, ये एडवोकेट मत समझ लेना, ये अटॉर्नी की बात हो रही है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 76 जिसमें क्लॉज 1 इसके अपॉइंटमेंट की बात करता है, प्रेसिडेंट करता है, एंड ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसके पास। फिर अगर बात करेंगे तो इसके यहाँ पर यह है कि ये इसका काम क्या है, तो गवर्नमेंट को एडवाइस करना है। इसका काम गवर्नमेंट को एडवाइस करना है लीगल मैटर्स में। ठीक है, लीगल मैटर्स में एडवाइस करना है, तो इसीलिए इसको हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री बोलते हैं। किसको, अटॉर्नी जनरल को। पहले कौन थे और अभी कौन है, अटॉर्नी जनरल बताएंगे। ठीक है, तीसरे की अगर बात करेंगे तो तीसरा यहाँ पे ये है कि हैज़ राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट ऑफ इंडिया। राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स, किसी भी कोर्ट में जा सकता है, राइट ऑफ ऑडियंस। और चौथा, प्रेसिडेंट के प्लेजर तक सर्व करता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करता है। रिमेंबर, ही इज़ नॉट अ फुल टाइम काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट, ही इज़ नॉट अ फुल टाइम काउंसिल। मतलब ये है कि प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है ऑफिस में रहते हुए भी और उसके बाद भी। बस ही शुड नॉट होल्ड काउंसिल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई केस ना ले ले, और ऐसा कोई केस ना ले ले जहाँ पे कोई क्रिमिनल एक्यूज हो। ठीक है, एक्यूज क्रिमिनल का। ठीक है, तो MC सेतलवाद पहले थे, अभी R वेंकटरमणी है। सुकुमार सेन पहले क्या थे बताओ, और V नरहरि राव पहले क्या थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कैटेगराइज्ड एज अ क्वाज़ाई जुडिशियल पावर इन दी प्रोवाइडेड नोट्स। तो आपको बताना है, बता। तो प्लीज़ रिप्लाई, मैं चला जाऊँगा उसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दो सरफेस के प्लीज़। मिक्स रिश जो आप बोल रहे हो, तो किस एग्ज़ाम के लिए मतलब मिक्स क्वेश्चन करवा दें फेस के, किस एग्ज़ाम के लिए करवा दें। बिल्कुल, सुकुमार सेन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और बाद में 1990 में मल्टी मेंबर्ड बॉडी बनी थी, और V नरहरि राव कैग थे। ज़रा बताएंगे रिश जी किस एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो करवाने के लिए। अच्छा मीनल जी, ओके। तो प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर ऑल इलेक्शंस, नो। मेनली तो क्वाज़ी जुडिशियल का मतलब है जहाँ पे जुडिशियल पावर हो, जो पावर जुडिशरी के पास होती है वो पावर हो। जुडिशरी का काम होता है डिस्क्वालीफाई करना, ये सब न्याय सुनाना, तो वो काम प्रेसिडेंट करता है। आर्टिकल नंबर 108 में तो जॉइंट सीटिंग है, तो 102 के तहत प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई करता है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछ के, मेंस के। सर मीन्स सुनीता शर्मिन जी, आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है क्या, आप ये बताओ पहले। आप लोग भी सेम डाउट पूछते रहते हो, मैंने पिछले में जो कम से कम 6-7 बार बताया होगा, कंप्यूटर एडेड है, कंप्यूटर करके देखो, कंप्यूटर की वीडियो उसमें सारी पड़ी हुई हैं। ठीक है, हाँ। तो सर मतलब मेंस क्वेश्चन करवा दो मेंस के लिए, फेज़ में जो आए फेज़ के क्या, मेंस जो भी सीजल प्रीलिम्स के भी हुए हैं उसके भी मैं करवाऊँगा, आई थिंक। ओके ठीक है, ओके। तो क्लास के शुरू मैंने इसी चीज़ को लेके बोला था। ठीक है, क्लास के शुरू मैंने इसी चीज़ को लेके बोला था कि आपको मैं कुछ तो करवाने वाला हूँ, तो वो यही चीज़ है जिसका अभी मैं अनाउंसमेंट करूँगा। और काफ़ी बच्चे क्योंकि ऐसे हैं जो नहीं एनरोल कर पाए हैं, किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, तो
ये चीज़ नहीं होगा तो मैं यूट्यूब पे भी करवा दूंगा, सो दैट कि उनका भी उसमें फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो वो चीज़ें अभी जैसे ना, अभी वो मैंने आपको बताया भी था, अभी 3 दिन क्लास होती है हफ्ते में, 4 दिन होगी, जिसमें कि हम एक दिन वो वाले क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो मंडे से फ्राइडे में वो क्वेश्चन होगी और सैटरडे संडे को वो वाली क्वेश्चन होगी। ठीक है, कंप्यूटर नहीं है आपके बैच में तो आप कोई यूनिक तो है नहीं। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं होगा सुविधा जी, और उसमें देखिए कंप्यूटर करके एक सेक्शन है। ठीक है, चलो, तो आर्टिकल 102, अब ये चीज़ बताओ आप कि डिसक्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछ के, अगर एमपीज़ का मामला है। अगर एमएलएज वगैरह का मामला है तो गवर्नर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछ के करेगा। लेकिन ध्यान रखना, एक डिसक्वालिफिकेशन होता है अंडर डिफेक्शन, उसमें प्रेसिडेंट नहीं करता है ये। उसमें फिर कौन करता है, ज़रा बताओ। डिफेक्शन में, डिफेक्शन कब होता है? पहला, कोई पार्टी छोड़ के चला जाए अपना। दूसरा, पार्टी के विप के अगेंस्ट में वोट कर दे। तीसरा, इंडिपेंडेंट मेंबर कोई पार्टी ज्वाइन कर ले। चौथा, नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे तब। और इसमें जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन फाइनल होता है। इसमें इज़ इट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू और नॉट, ऐसा किस केस में आया था कि इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू? किस केस में था? तो इट वॉज किहोटो होलोहान वर्सेज जचिलू केस। विच ऑफ द फॉलोइंग, और डिफेक्शन से लेके कौन सा शेड्यूल और कौन सा अमेंडमेंट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिस्क्राइब्ड मैंडेट फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? बताइए। ये रहा हिंदी में सवाल, ये रहा इंग्लिश में सवाल। ज्योग्राफी होगा कल से। ठीक है, कल से ज्योग्राफी होगा। ध्यान रखना, हेड ऑफ द हाउस जैसे किसी ने लिखा है, मुस्कान जी आपने, ठीक है। यूट्यूब पे क्यों ना डालें? ठीक है, तो हाँ, तो लीडर आप जैसे लिख रहे हो, मतलब हेड ऑफ द लिख रहे हो, तो ध्यान रखना प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द हाउस दोनों अलग चीज़ें हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर हाउस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, आर्टिकल्स हैं। स्पीकर और चेयरमैन होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा और राज्यसभा के रेस्पेक्टिवली। लेकिन जो लीडर ऑफ द हाउस होता है, जैसे कि लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर होता है, जिस भी हाउस का वो मेंबर होता है वहाँ का लीडर होता है। जैसे मोदी जी लोकसभा के लीडर है क्योंकि वहाँ के मेंबर है। राज्यसभा में उनके द्वारा कोई अपॉइंट किया गया वो लीडर होता है। तो लीडर कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है। रूल्स ऑफ जो हाउस होते हैं उसमें मेंशन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है लीडर। थोड़ा सा ध्यान से वर्ड का चुनाव करिएगा। यूपीएससी की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिस्क्राइब मैंडेट क्या है कि दैट 1/2 ऑफ द मेंबर्स मस्ट हैव हेल्ड अ गवर्नमेंट ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। National Commission for Scheduled Tribe was separated from the National Commission for Scheduled Caste by the 89th Amendment Act of 2003. The original Article 338 only provided for a special officer for SC and ST before being converted into a multi-membered commission. बताइए। ओके, तो ये हिंदी में रहा आपका क्वेश्चन, कर लिया आपने? ओके, तो ध्यान रखना है कि पहले ये स्पेशल ऑफिसर्स हुआ करते थे। स्पेशल ऑफिसर फॉर SCs एंड STs हुआ करते थे ये, ठीक। देन 65th अमेंडमेंट से, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये कमीशन बने, ठीक। 89th अमेंडमेंट से ये बाइफरकेट हुए। पहले ये एक ही आर्टिकल में थे 338 में, फिर 338 में तो ये रहा, और इसके लिए अलग से बन गया ST के लिए 338A, और B में क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ST सेपरेट, बिल्कुल सही है आपका। ओरिजिनल आर्टिकल ओनली प्रोवाइडेड फॉर अ स्पेशल ऑफिसर फॉर SC एंड ST बिफोर बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ मल्टी मेंबर्ड कमीशन। किसने किया था ये कन्वर्ट? 65th अमेंडमेंट ने किया था, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन।
हिंदी में ये रहा क्वेश्चन आपका। द कंडीशन of service of state public service commission members are determined by the governor of the concerned state। एग्जैक्टली ट्रू है ये आपका, ठीक है। पहला वाला बिल्कुल सही होगा। members of the state public service commission are appointed by the governor but can only be removed by the president। अभी देखा था हमने ये चीज़ तो कि रिमूवल सेम होता है चाहे यूपीएससी के हो चाहे स्टेट पीएससी के हो। लाइक द यूपीएससी हाफ ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर्स मस्ट हैव हेल्ड गवर्नमेंट ऑफिस फॉर 10 ईयर्स। ये चीज़ नेसेसरली यूपीएससी के लिए है, स्टेट पीएससी के लिए ऐसा नेसेसरी कुछ नहीं है, तो 1 और 2 होगा। नीति आयोग पर देख लो, इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट रिप्लेस द अर्स्ट वाइल प्लानिंग कमीशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग टेक्निकल एडवाइस टू द गवर्नमेंट। और रीज़न है द वाइस चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ नीति आयोग आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। बताइए असर्शन और रीज़न। तो पहला वाला असर्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है। इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनल तो छोड़ो, स्टैट्यूटरी तक नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। बिल्कुल ये बात सही है कि इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, जो अपने आप में पहले भी ये भी एग्जीक्यूटिव बॉडी हुआ करती थी। इसको रिप्लेस करके नीति आयोग को बनाया गया 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 1 जनवरी 2015। तो असर्शन की अगर बात करेंगे तो गलत होगा। वाइस चेयरमैन सी ऑफ नीति आयोग आर अपॉइंटेड बाई प्राइम मिनिस्टर, ये सही है। सो असर्शन फॉल्स है और रीज़न ट्रू है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसकी अगर जो गवर्निंग काउंसिल होती है, पता नहीं क्वेश्चन मैंने रखा है इस पर कि नहीं रखा है, लेकिन कर लेते हैं यहाँ पे। रखा है, मुझे याद दिला देना करना हो तो, क्योंकि मैंने याद है रखा है, ठीक है। रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ CVC दैट इज चीफ विजिलेंस कमिश्नर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। केंद्रीय सतर्कता आयोग के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। चलो, तो CVC वॉज ओरिजिनली सेटअप इन 1964 बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। येस, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी थी, यानी कि ना तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी इनिशियली। इट्स स्टैब्लिशमेंट वॉज रिकमेंडेड बाई सांतानाम कमेटी के रिकमेंडेशन से इसको बनाया गया। इसको 2003 में CVC एक्ट 2003 से स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों सही है यहाँ पे। चलिए, ये क्वेश्चन है CBI को लेके, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को लेके, विच इज़ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी डिराइव्स इट्स लीगल पावर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। ये क्वेश्चन रहा आपका, ठीक है। तो जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, जो एक कार्यकारी निकाय है, अपनी कानूनी शक्तियां निम्नलिखित में से किस विधायी अधिनियम से प्राप्त करती है? बताइए। चलो, तो CBI जो है ये दिल्ली पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ जो 1946 का 1946 का, इससे अपनी पावर्स को डिराइव करता है। ओके, ऑलराइट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लोकपाल। लोकपाल के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ये हिंदी में स्टेटमेंट्स हैं, पढ़िए और ज़रा करिए। तो फिर मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ लोकपाल को लेके। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे सर इतनी गहरी गहरी सांसें क्या भर रहे हो, है ना। बेटा, सांस लेना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट है। बेटा सांस लिया करो, ठीक है, डीप ब्रीथ लिया करो, इससे माइंड में क्लैरिटी आती है, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो। बाकी तो तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तो लूँगा। चलो, लोकपाल स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013, सही है। चेयरपर्सन मस्ट बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चेयरपर्सन को लेके ये ध्यान रखना कि इधर द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर फॉर्मर जज भी चलेगा, ठीक है। मस्ट बी ए रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और रिटायर्ड, ओके ठीक है, दोनों लिखा है, मुझे लगा कि द लोकपाल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 8 अदर मेंबर्स। ठीक, सही है। जिसमें कि ध्यान रखना 4 जो होने चाहिए वो जुडिशियल होने चाहिए, और जो 50% मेंबर हैं यानी आधे मेंबर हैं
वो जो आपका SC ST OBC माइनॉरिटी और वेमेन का जो कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर SC ST OBC, यहाँ से आने चाहिए वो, ठीक है, वो यहाँ से आने चाहिए, याद रहेगा ये चीज़। तो 4 जुडिशियल होने चाहिए, 4 SC ST OBC माइनॉरिटी और वेमेन यहाँ से आने चाहिए आपके 50%। तीनों सही, ऑप्शन नंबर D 1 2 3। इसके बारे में अगर बात करेंगे तो मज़े की बात यह है कि 2013 में 2013 में अन्ना हजारे का आपको पता है काफ़ी भयंकर वो हुआ, क्या बोलते हैं, उन्होंने फास्ट एंड टू डेथ पे गए, आमरण अनशन हुआ, कितना बवाल हुआ आपको पता है, रामदेव और ये सब वहीं से केजरीवाल पॉलिटिक्स में, कुमार विश्वास, ये सब। उसके बाद क्या हुआ, वहीं से ही कांग्रेस जो है वीक पड़ गई, UPA वीक पड़ गई काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पहले से घोटाले तो करके रखे ही थे, 2G कोल स्कैम और ये सब फलाना ढिमका, ठीक है। अब ये एक तरह से बीजेपी ने बुनाया। मैं बता क्यों रहा हूँ, मैं थोड़ा सा वो स्टोरी बिल्ड कर रहा हूँ, क्यों बिल्ड कर रहा हूँ भी समझ में आएगा, ठीक है। आई पावर में, ठीक है, मतलब लोकपाल इम्प्लीमेंट हो गया, लोकपाल इम्प्लीमेंट हो गया भैया, ठीक है, मान लो 2014 में, ठीक। 5 साल लग गए पहला लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष को अपॉइंट करने में, 5 साल, 5 साल लग गए जांच करने वाली कमेटी को बनाने में। और अभी कुछ दिनों पहले की बात है, लोकपाल जी ने, जिसका अभी करंट में कॉम्पोजिशन है ये, यानी 7 मेंबर है, सबके लिए एक एक BMW का टेंडर निकलवाया है। कौन सी, जो लॉन्ग व्हील वाली BMW होती है, जिसकी प्राइस है 70 लाख रुपए, ऑन रोड प्राइस है। केस कितने सॉल्व किए हैं अभी तक, 7,000 आए थे, क्योंकि 2024 में तो बनी ही है जांच वाली कमेटी। 7,000 केस आए थे, उसमें से केस कितने सॉल्व किए हैं, 7। BMW कितने ऑर्डर करी हैं, 7। आगे तो बताने की ज़रूरत नहीं है। और अभी हैं कौन, अजय मानिक राव खानविलकार हैं, पहले क्या थे, जज थे सुप्रीम कोर्ट के, और जब जज के तौर पे जब हटे थे तो ED को PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ज़बरदस्त पावर दे के गए थे, मारो जम के रेट, जो भी नेता उठता हुआ दिखे उसको सीधा वहीं दबाओ, या फिर जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता हुआ दिखे सीधा ED की रेट मारो। गिफ्ट में क्या मिला, लोकपाल की चेयरमैनशिप, और अब गिफ्ट में खुद को क्या दे रहे हैं, BMW। कौन से आर्टिकल का हनन हो रहा है जरा बताइए तो, कौन सा अनुच्छेद है, DPSP में पूछता हूँ, बताओ। थाला फॉर अ रीज़न, बिल्कुल सूरज, मुमकिन तो है। हाँ, कॉमनवेल्थ 2G वो सब किया, रामलीला मैदान। चलो भाई, तो इसका आंसर क्या होगा, इनकरेक्ट कौन सा है, ये इंग्लिश में और ये हिंदी में, केंद्रीय सूचना आयोग, बिल्कुल सही वैभव। आर्टिकल 50 जो बात करता है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की, जुडिशरी ने क्या किया, एग्जीक्यूटिव को फ़ायदा दिया, एग्जीक्यूटिव ने अब क्या किया, जुडिशरी वाले को फ़ायदा दिया, सिंपल। ये आज का नहीं, ये बहुत पहले का है, जैसे कि अब क्या है, गड़े मुर्दे उखाड़ूँ, लेकिन जैसे वो केस तो खैर आपके उससे भी रिलेटेड है, आपको अगर याद हो, ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस, हेबियस कॉर्पस रिट से एसोसिएटेड केस है वो आपका, ठीक है, राइट टू लाइफ। तो उस टाइम पे एक जस्टिस HR खन्ना हुए थे, 5 जज थे, 4 लोगों ने बोला नहीं 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 नहीं, ये राइट टू लाइफ एमरजेंसी के टाइम पे नहीं वैलिड है, एमरजेंसी के टाइम पे कोई राइट टू लाइफ नहीं होगा। लेकिन इट वाज ओनली जस्टिस HR खन्ना जिन्होंने बोला कि राइट टू लाइफ कोई खैरात में नहीं दे रही गवर्नमेंट, ये बेसिक अधिकार है लोगों का। नतीजा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको बनना था क्योंकि वो सीनियरिटी के हिसाब से, लेकिन वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन पाए। तो ये आज के नहीं, बहुत पहले का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज़ इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। ये RTI एक्ट ऑफ 2005 से कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, बिल्कुल सही है। इट्स मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स और अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, 5 साल या 65 साल की उम्र तक जो चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं वो सर्व करते हैं ऑफिस को। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट अंडर द, नो, तो ये एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए, ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, बाकी तो सही है आपका सब, ठीक है। चलो अगला करो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
accurately reflects the relationship between NHRC and state HRC. और किसी का जो डाउट आया था आई थिंक NHRC को लेके और स्टेट, और हाँ कि जो लोकपाल होता है तो अगर जैसे लोकपाल का चुनाव कौन करता है, तो लोकपाल की अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन एक सिलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन पे। लोकपाल की सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा, तो सिलेक्शन कमेटी में जो होगा वो होगा यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो चेयरपर्सन होगा। ठीक है, लोकपाल क्या है, करप्शन केसेस को देखने के लिए बनाया गया, जो किसी के भी करप्शन केसेस को देख सकता है प्राइम मिनिस्टर लेवल तक पे भी। CVC का भी काम वही होता है, लेकिन लोकपाल उससे भी ऊपर है, काफ़ी बढ़ के है, तभी तो BMW में चल रहा है। और इतनी मेहनत कर रहे हैं, 7 केसेस पूरे सॉल्व किए हैं 10 साल में, तो इतना तो बनता है भाई BMW की। इतनी मेहनत करते तुम लोग पागल आगल लोग एकदम हैं, इतना तो आराम तो बनता है ना, कि नहीं बनता है बताओ। और फिर उनका खुद का पैसा है, कौन सा तुमसे थोड़ी ना पैसा मांग रहे हैं, तुमसे टैक्स ले रहे हो जम के तो समझ में भी आता है भाई, अपना पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे मान लो तुम लोग, मान लो कि जैसे 1000 रुपये है, तो ये तुम समझ लो कि तुम लोग अपने आप 180 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो सरकार को। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर चीज़ में 18% GST है। आपको लगता है आप टैक्स नहीं भरते हो, लेकिन हर कोई टैक्स भरता है, इवन आप भी टैक्स भरते हो, कोई भी चीज़ खरीदते हो आप। इवन कोर्स अगर आपने खरीदा है 1000 रुपये कोर्स है, तो अभी समझ लो 180 रुपये सीधे सरकार को जा रही हैं, क्योंकि हर महीने मुझे GST भरना होता है। ठीक है, जिसमें कि 18% सीधा सीधा निकाल के गवर्नमेंट को दे देने होते हैं उठा के। तो मतलब ये है कि हर कोई टैक्स भरता है, हर कोई, हर कोई। तो अब ये जो पैसा लगा, इससे थोड़ी ना BMW आ रही, इससे तो देश का विकास हो रहा है, अच्छे अच्छे ब्रिज बन रहे हैं, अच्छे अच्छे सड़क बन रही हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने प्रचार में लगा रहे हैं, या उससे ही BMW खरीद रहे हैं, या उससे ही मीडिया वालों को खरीद रहे हैं। ना ना, वो तो अपने पैसे से कर रहे हैं, उनका एक दो पेड़ लगा रखे हैं, वहीं से पैसा होता है। ये पैसा तो है तुम्हारे देश के विकास में लगाया जा रहा है, ट्रेनें को और अच्छा बनाने में, है ना, है कि नहीं, बुलेट ट्रेन चलाने में। खैर, तो PM जो है चेयरपर्सन होंगे इसमें। और अगर बात करेंगे तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर उनके द्वारा कोई नॉमिनेट किया गया जज, या फिर कोई एमिनेंट ज्यूरिस्ट। टर्म की बात करें तो 5 साल या फिर 70 साल की उम्र, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अभी आते हैं इस पर। और किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था तो फिर से पूछ सकता है, समझ। हाँ, एजुकेशन पे खर्च होते हैं इतने, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बन रहे हों, चाहे वो बच्चों के लिए हों चाहे ग्रेजुएट्स के लिए हों। स्किल डेवलपमेंट अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका है, जहाँ पे इतना स्किल डेवलपमेंट हो रहा है कि आज कोई बेरोज़गार है ही नहीं। मतलब लोग चाहते हैं कि वो फ्री हो, लेकिन फ्री नहीं है, इतना काम है, इतना काम, इतनी स्किल्स है लोगों के पास की स्किल सेट है, कोई है ही नहीं। तो तुम लोगों को जो पैसा वो अच्छी जगह यूज़ हो रहा है, तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही, हाँ ठीक है, ना ही मतलब वो करने की ज़रूरत है, क्वेश्चन करने की, लग गए क्वेश्चन करने सरकार को कि हमारा पैसा, अरे पागल हो गया, तुमने इलेक्ट करके भेजा तो अच्छा ही कर रहे होंगे तुम्हारे लिए। अच्छे पूरा 18-18 घंटे काम चल रहा होगा। हाँ, अपने बच्चे जो मान लो जैसे गडकरी जी हैं, तो तुमको क्या लगता है वो अपने बच्चों को फेवर कर रहे होंगे बैठ के? वो मरे जा रहे हैं कि किस तरीके से मेथनॉल ब्लेंड करके पेट्रोल सस्ता कर दे, लेकिन ना तुम लोग को वो चीज़ समझ में नहीं आती है, और तुम लोग क्वेश्चन करने चले जाते हो उनको कि आप अपने बच्चों को फेवर कर रहे हो। और हम लोग थोड़ा कर भी दिया तो इंसान है, तो समझते नहीं हो तुम लोग इस चीज़ को। ठीक है, अब जैसे कि चाहे कोई भी हो, कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, अब उनके बच्चों को देखो, वो अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में इतनी अच्छी सुविधाएं हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ वो अपनी बच्चों को अगर डाल देंगे तो उतने कम लोग नहीं इंडियंस जो उनको, वो चाहते हैं देश सेवा करना चाहते हैं अपने लोगों की, इसलिए अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं। वो कोई भी उठा लो, इवन तो काफ़ी सारे ऐसे हैं जैसे अजीत डोभाल हो गए, हाँ एस जयशंकर हो गए, इनके बच्चे तो इंडियन सिटीज़न ही नहीं है, देशभक्ति पूरी है, इंडियन सिटीज़न ही नहीं है, क्योंकि वो लाना ही नहीं चाहते। अरे भाई इतना अच्छा देश है, इतना अच्छा देश है, उनके बच्चे इतने खराब खराब नहीं हो जाएगा ये देश, तुम खुद सोचो। लेकिन हाँ, तुम लोग जो है पूरी देशभक्ति रखना, क्योंकि तुम्हारे बल पे ये देश आगे बढ़ेगा। NHRC द स्टैट्यूटरी बॉडी वाइल SHRC नो, दोनों ही स्टैट्यूटरी बॉडी हैं। ठीक है, दोनों ही स्टैट्यूटरी बॉडी, चीज़ ध्यान रखना। ओके, गरीब लोग हैं ना सर, हाँ लीडर लोग लूट, वही तो।
ना प्रियंका जी, लगता है हर्ट हो गया। खैर कोई नहीं, बहुत अच्छे हैं सभी लोग पॉलिटिशियंस, चाहे वो बीजेपी से हों, चाहे कांग्रेस से हों, किसी पार्टी से हों, सब मतलब देश के विकास के लिए तो काम कर रहे हैं और हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। आज देश जो है यहाँ होता अगर वो लोग ना होते तो, सिंपल सी बात है। चलो सर आज विवाद के मूड में विवाद के मूड में नहीं है, चलो खैर कोई नहीं। तो द चेयरपर्सन ऑफ बोथ द NHRC एंड SHRC, दैट इज स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट। द टेन्योर ऑफ द चेयरपर्सन मेंबर्स फॉर बोथ NHRC एंड जो स्टेट HRC है वो फिक्स्ड होता है फॉर एट 5 ईयर्स। ये हिंदी में आई थिंक मैंने क्वेश्चन नहीं दिखाया, तो आप हिंदी में भी देख सकते हो, ठीक है। तो रिलेशनशिप कौन डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ध्यान रखना दोनों स्टैट्यूटरी और दोनों को ही जो आपका ह्यूमन राइट एक्ट से 1993 का उससे इस्टेब्लिश किया गया है। 19th, लॉ कमीशन इज अ परमानेंट बॉडी एंड इट्स रिपोर्ट्स आर मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट। द फर्स्ट लॉ कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज MC सेतलवाद। बताइए। आयुष एडेड है उसमें, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, लॉ कमीशन इज अ परमानेंट बॉडी। नो, परमानेंट नहीं और ना ही इसकी रिपोर्ट्स कोई मैंडेटरी होती हैं, क्योंकि इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है हर 5 साल के लिए। फर्स्ट लॉ कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज MC सेतलवाद। तो पहला वाला अगर स्टेटमेंट हम अगर देखेंगे तो बिल्कुल गलत है और रीज़न सही है यहाँ पे, ठीक है। पहले लॉ कमिश्नर ये थे, तो असर्शन फॉल्स होगा, रीज़न ट्रू होगा। 20th, नेशनल कमीशन फॉर वेमेन इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। तो किस साल में ये जो आयोग है, महिला आयोग, ये कब किस साल में बना था। चलिए, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, 1993 में बना था। लेकिन जो एक्ट होगा, अगर मैं बात करूँ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का जो सॉरी 1993 नहीं होगा, 92 होगा। जो एक्ट था वो 1990 में है, तो 1990 में। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। और अभी चेयरपर्सन कौन है, पहले थी रेखा शर्मा जी, अभी कौन है, अभी कौन है, विजया किशोर राहटकर, ठीक है, ये है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ओके। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज वॉज इनिशियली सेटअप बाई एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन बट हैज़ नॉट बीन ग्रांटेड अ स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू सेटअप हुई थी इनिशियली, लेकिन अभी तक उसको ना तो स्टैट्यूटरी ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है। बताइए, ये हिंदी में आपका। और किसी का क्वेश्चन था इसके लेके, इसको भी थोड़ा सा बताइए, मतलब किसका डाउट आया था NHRC को लेकर, कुछ तो था। तो ये आपको पता है, ये 102nd अमेंडमेंट से आर्टिकल नंबर 338B में एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल चुका है। CVC को भी एक्ट आया था 2003 में, 2003 में, ठीक है। CVC एक्ट ऑफ 2003, उससे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल चुका है। NHRC भी स्टैट्यूटरी बॉडी, इनिशियली स्टैट्यूटरी ही थी, ठीक है। CBI इसका आंसर होगा, जो कि अभी तक भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी ही है। ऑलराइट। 22, रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग। तो ये 4 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कौन सा सही है। नीति आयोग की शासी परिषद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। पूजा नंदल जी, क्या डाउट है। ओके, अच्छा, वो था आपका डाउट कि कितना इनका वो होता है, मतलब टेन्योर इनका ध्यान रखना, 3 साल या 70 साल की उम्र होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल को लेके क्या चीज़, क्वेश्चन नंबर 12, अभिषेक कुमावत, अभी मैं चेक करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पहले कर लूँ, मुझे रिकॉल करवाना उसको। ओके, तो चेयरपर्सन इज़ द प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं नीति आयोग के, जैसे कि प्लानिंग कमीशन के भी पहले प्राइम मिनिस्टर ही होते थे, जैसे कि अभी मोदी जी हैं, ठीक है, चेयरपर्सन। इट इंक्लूड द CM ऑफ ऑल स्टेट, सारे स्टेट के होंगे इसमें CM। एक्चुअली उसमें एक गवर्निंग काउंसिल होती है नीति आयोग में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया में, जिसमें चेयरपर्सन PM होते हैं
और सारे स्टेट और यूटीज़ के सीएम होंगे। सारे यूटीज़ में तो सीएम नहीं होते हैं, 8 यूटीज़ हैं, सिर्फ 3 में ही है। तो जिस भी यूटी में लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे सीएम भी होंगे, वहाँ के जहाँ पे नहीं है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ एंड वाइस चेयरमैन आर नॉन वोटिंग मेंबर। बिल्कुल ये नॉन वोटिंग मेंबर होते हैं, ये बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। 1, 2, 3 एंड 4। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश्ड इन 2007 में स्टैब्लिश हुई थी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, असर्शन और रीजन दिया हुआ। लोकपाल हैज जुरिसडिक्शन ओवर सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल द लोकायुक्त हैज जुरिसडिक्शन ओवर द स्टेट गवर्नमेंट। लोकपाल एंड लोकायुक्त आर स्टैट्यूटरी बॉडीज ड्रॉइंग देयर अथॉरिटीज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ 2013। चलिए, और एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पर गवर्निंग काउंसिल में, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं अप टू 4 मेंबर्स फ्रॉम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, इनमें अप टू 4 मेंबर्स रहेंगे नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट होंगे और वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। चलो 24 करो। द लोकपाल हैज जुरिसडिक्शन ओवर द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल द लोकायुक्त हैज जुरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो दूसरा रीज़न क्या है, बोथ लोकपाल एंड लोकायुक्त आर स्टैट्यूटरी बॉडीज ड्रॉइंग देयर अथॉरिटी फ्रॉम द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, पहला स्टेट कौन था जिसने कि लोकायुक्त को लाया था? तो ध्यान रखना, इट वॉज महाराष्ट्र, ठीक है। तो ध्यान रखना है, महाराष्ट्र ने सबसे पहले इस्टेब्लिश किया था लोकायुक्त को महाराष्ट्र ने। कब किया था? 1972 में किया था, आई थिंक, ठीक है, 1972 में, ठीक है, 1972। लास्ट क्वेश्चन है आपका, रिगार्डिंग दी स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडीज मेंशन्ड इन दी डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा इसमें से सही है आपको बताना है। ये हिंदी में रहा। चलिए, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ CVC इज डन बाय प्रेसिडेंट। CIC, that is Chief Information Commissioner, is not eligible for the appointment, and unlike the chairperson of National Commission for Women. Head of Niti Aayog chairman is appointed by the Prime Minister. Head of Niti Aayog chairman is appointed by, भाई वो खुद होता है। नीति आयोग की अगर बात करें तो उसका चेयरमैन वो प्राइम मिनिस्टर खुद होता है। करंट में CEO और वाइस चेयरपर्सन कौन है, जरा बताइए। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन कौन था? MC सेतलवाद थे, ठीक है। सो 12th पे भी मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन अगर बात करेंगे तो प्री इंडिपेंडेंस नहीं, पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गई है, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस होगा। प्री इंडिपेंडेंस में कौन होगा? मैकोले था, ठीक है, मैकोले था प्री इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस से MC सेतलवाद। तो ये ऑप्शन नंबर डी, सॉरी गलत, सही पूछा ना आपसे, सही वाला पूछा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इज़ नॉट एलिजिबल, ये भी गलत हो जाएगा, बिकॉज अनलाइक द चेयरमैन, बिकॉज ये भी नहीं होता है एलिजिबल अगर बात करें चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये वाला सही है, CVC जो है अपॉइंटमेंट उसकी वही करेगा, दोनों ही करेंगे, ठीक है, दैट इज़ प्रेसिडेंट ही करेगा। CEO की बात करेंगे BVR सुब्रमण्यम है, और वाइस चेयरपर्सन पे कौन है? सुमन बेरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या डाउट था? सही तो है, क्या दिक्कत है इसमें? चलिए जल्दी से बताइए कि कितना स्कोर किया आपने 25 में?
और भाई अगर किसी की भावनाएं आहत हो गई हूँ तो मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। बस थोड़ा सा फ्लो में थोड़ा सा वो है ना कि दर्द होता है, इसलिए बोल देता हूँ कभी कभी ऐसा। मैं, अब तो पता है मैं पॉलिटिकली न्यूट्रल हूँ। ठीक है, क्योंकि अब खुद सोचो, दर्द नहीं होगा क्या? आप लोग पैसा देते हो यार, ठीक है, आप लोग भी देते हो, मैं भी देता हूँ, हर कोई देता है, तो कष्ट तो होगा भाई। बस वही कष्ट है, थोड़ा सा छलक आता है दर्द। क्या 11 वाला? थिंक टैंक का मतलब वो होता है जो सोचता है, विचारता है। जैसे कि हर कंपनी में होता है, जैसे कुछ ब्रेन स्टॉर्म करने वाले होते हैं कि भाई आप बताओ और क्या पॉलिसीज़ हम इम्प्लीमेंट करें, और हमने कहाँ अच्छा किया, कहाँ बेकार किया, तो वो सारी चीज़ें जो है देखने के लिए होता है वो। ठीक है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट को लेके यहाँ पे, ओके, लाइक द यूपीएससी अबाउट द इन्वेस्टमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में, एक सेकेंड रुको अभी तो, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लाइक द यूपीएससी, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, इसको सही मार्क कर लो, यस, ठीक है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे नहीं लिखा हुआ ये चीज़, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हाँ, अगर यूपीएससी में है तो इस स्टेट पीएससी में होगा, ठीक है। ओके, चलो। तो और टर्म तो आपको पता ही है, 6 साल 62 साल स्टेट पीएससी के केस में होता है, और यूपीएससी के केस में 6 साल या फिर 65 साल। और एक चीज़ आपको ये भी पता होगा कि रीअपॉइंटमेंट में एलिजिबिलिटी को के लेके क्या प्रोविजंस हैं। प्रोविजंस ये हैं कि यूपीएससी का चेयरमैन फिर से यूपीएससी का चेयरमैन नहीं बन सकता है, ना ही मेंबर बन सकता है, ठीक है। जो मेंबर्स होते हैं यूपीएससी के, वो चेयरमैन बन सकते हैं, लेकिन फिर से मेंबर नहीं बन सकते हैं। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है, वो यूपीएससी का मेंबर या यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, लेकिन फिर से स्टेट पीएससी का चेयरमैन या मेंबर नहीं बन सकता है। जो स्टेट पीएससी के जो मेंबर्स हैं, वो फिर से मेंबर नहीं बन सकते, वो स्टेट पीएससी का चेयरमैन, यूपीएससी का मेंबर या यूपीएससी का चेयरमैन बन सकते हैं। यानी आप ऊपर जा सकते हो, लेकिन उसी पोस्ट पर सेम नीचे नहीं जा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ प्रोविज़न है वहाँ पे। कल का टॉपिक मैं बता देता हूँ, सोलर सिस्टम, ठीक है। तीन, सोलर सिस्टम एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होगा, ठीक है। सोलर सिस्टम होगा और पूरा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रोटेशन रेवोल्यूशन ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। ओके सुमित, और किसी को ऐसा कुछ पर्सनली सेंड करना होता है, जैसे शुरुआत में कोई बोल रहा था, तो व्हाट्सएप पे मेरा आप कर सकते हो, ठीक है। 8840286735। टाइम मुझे उतना मिलता नहीं है, तो मैं देख लेता हूँ कई बार, टाइम अगर मिल जाता तो रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और बस वही इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब ये मत सोचा करो कि सर रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, मेरे वजह भी टाइम नहीं मिलता है। अगर ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है मैंने देख लिया है, तो ठीक है देख लिया है, ओके। अच्छा साक्षी जी, ओके, पता नहीं, मैंने तो दिखाया था तो बोल रहे थे सिंक्ड है। लेक्चर 7 का पीडीएफ और लेक्चर 6 का वीडियो ऑडियो सिंक नहीं होगा। मैंने चेक करवाया था तो, लेकिन मैं एक बार और चेक करवा लूँगा, और लेक्चर 7 का मैं देखता हूँ ना पीडीएफ। ओके, थैंक यू। सोलर सिस्टम है इसने, और लैटिट्यूड लॉन्ग मतलब सोलर सिस्टम है, और वो पूरा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रोटेशन रेवोल्यूशन इक्विनॉक्स और वो सब कुछ होता है ना, इक्विनॉक्स एंड सॉल्स्टिस टाइड्स, वो सब हैं वो उसमें। सुमित, यस देख लिया मैंने, हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल।
और कल है सैटरडे, तो टाइम या तो ये होगा, टाइम आपको पहले बता दिया जाएगा, या तो ये 2:30 बजे होगा, या तो अब टाइमिंग स्टेबल हो जाएंगे अगले वीक से, या तो 2:30 बजे होगा या तो फिर शाम को क्लास होगी कल, ठीक है, 7 बजे, या तो 2:30 बजे या 7 बजे। ओके, थैंक यू।